एक गांव में पुष्पा नाम की बेहद लालची औरत मिठाई की दुकान चलाती थी। पुष्पा स्वभाव से बेहद क्रूर और लालची थी। एक दिन पुष्पा की दुकान पर रबड़ी बनाने वाला मोहन उसकी दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोहन, तू अब आया है दुकान पर? देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ पुष्पा जी। मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार चल रही है। तुम आजकल के निठल्ले विवाह होते ही जोरू के गुलाम बन जाते हो। मैं तुझे आज के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कीजिए पुष्पा जी, मैं तो आपसे आज पैसे बढ़ाने की बात करने वाला था। क्या बोला? अरे कुछ लाज शर्म है या नहीं? या वो भी बेच कर खा लिया तूने? एक बात कान खोलकर सुन ले मोहन, मैं तेरे वेतन में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए पुष्पा जी, आपकी दुकान की रबड़ी दूर दूर तक मशहूर है और उस रबड़ी को मैं ही बनाता हूँ। मत भूलिए कि दूसरे दुकानदार मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अगर आप मेरा वेतन नहीं बढ़ाएंगी तो मजबूरन मुझे यहाँ से काम छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे तो अभी और इसी वक्त छोड़ के चला जाना। तुझे क्या लगता है कि मेरी दुकान की रबड़ी तेरी वजह से मशहूर है? ठीक है, मैं भी आपकी दुकान पर अब काम नहीं करना चाहता। मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। अरे काहे का हिसाब और काहे के पैसे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जो करना है वो कर ले। मोहन ने बहुत प्रयास किया। मोहन आंखों में आंसू लिए हुए दूसरी हलवाई की दुकान सुरेश की दुकान पर चला गया। मैं जानता हूँ मोहन कि पुष्पा एक बेहद लालची और क्रूर औरत है। वो तुझे पैसे नहीं देगी। तूने जैसे ही उससे पैसे बढ़ाने की बात की तो उसे तुझे काम से निकालने का बहाना मिल गया और बेईमानी करने का भी। मैं पिछले 5 साल से उसकी दुकान पर काम कर रहा था और इन 5 सालों में मैंने कभी भी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहन, तेरी बनाई हुई रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है। इसीलिए आज से तू मेरी दुकान पर रबड़ी बनाएगा। और हाँ, जितना पुष्पा तुझे महीने का देती थी, मैं तुझे उससे 2 गुना दूंगा। सुरेश की बात सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, देखना चाचा, पुष्पा जी की रबड़ी अब ज्यादा दिन तक मशहूर नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनकी रबड़ी मैं ही बनाता था। कुछ दिन बाद जमींदार की पत्नी आरती, जो कि पुष्पा की दोस्त भी थी, पुष्पा की दुकान पर रबड़ी खाने के लिए आई। मगर रबड़ी खाते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आरती चिल्लाती हुई बोली, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है तू? क्या हुआ आरती? क्या आज की रबड़ी तुझे पसंद नहीं आई? अरे ये रबड़ी है या समोसे की चटनी? एक तो इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। पहले तो तेरी रबड़ी बड़ी अच्छी बनती थी, अचानक से ये तेरी रबड़ी को क्या हो गया? हाँ, अब चिंता मत कर आरती, आज शायद गलती से मेरे नौकर से रबड़ी बनाने में कोई गलती हो गई होगी। कल से तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुष्पा की बात सुनकर आरती वहाँ से चली गई। पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, अरे रबड़ी तो मोहन ही अच्छी बनाता था पुष्पा जी, आपने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तू अपना मुंह बंद कर। उस रमेश को भी यही लगता था। कुछ दिन बाद देखना मेरी दुकान पर रबड़ी लेने वालों की कैसी लाइन लगती है। अरे तुम लोग तो कल के बच्चे हो। मुझे रबड़ी का व्यापार करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। मैंने अपना मकान और कार रबड़ी बेच बेच कर ही खरीदी है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की दुकान पर रबड़ी लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। गांव का कोई भी व्यक्ति सुरेश की या किसी और की दुकान से रबड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं था। पुष्पा की दुकान को छोड़कर गांव की सभी दुकानों पर कुत्ते लौटने लगे। ये देखकर मोहन सुरेश से कहता है, मैं इतनी अच्छी रबड़ी बनाता हूँ सेठ जी, फिर भी हमारी रबड़ी कोई खाने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज रबड़ी फेंकने से तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मोहन, लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुझे पुष्पा की दुकान पर काम करते हुए सिर्फ 5 साल हुए और मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब कभी भी पुष्पा की दुकान पर लोग रबड़ी खाना कम कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है।
पता नहीं पुष्पा ऐसा कौन सा चमत्कार करती है कि फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी रबड़ी के अलावा किसी और की रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अब क्या होगा सेठ जी? अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद सुरेश की दुकान पर एक पागल व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और कुछ खाना मांगने लगा। उस पागल व्यक्ति ने हाथ में 2 मिट्टी की मटकियां पकड़ रखी थी। सेठ जी, लगता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है, भूखा मालूम होता है। इसकी हालत देखकर लगता है कि इस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे और ये बेचारा कई दिनों से भूखा भी मालूम होता है। इसे कुछ खाने को दे दो। मोहन ने रबड़ी उस पागल व्यक्ति के सामने रख दी, लेकिन वो पागल मोहन की दुकान की सारी रबड़ी खा गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई मटकी मोहन को थमाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहन ने मटकी खोली तो उसने देखा कि उस मटकी में लोहे की बनी हुई रबड़ी रखी हुई थी। क्या है मटकी में? इस मटके के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल रबड़ी की डिजाइन का बना है। बेचारा दूध की बनी हुई हमारी सारी रबड़ी खाकर चला गया और हमें लोहे की रबड़ी देकर चला गया। कुछ देर बाद वही पागल पुष्पा की दुकान पर जाकर बैठ गया। दिनेश ने पुष्पा की नजर से छुपकर कुछ रबड़ी उस पागल को खिला दी। रबड़ी खाकर पागल वहां से जाने ही वाला था। अरे कहाँ जा रहे हो? रबड़ी खाई है तो पैसे देकर जाओ। जाने दीजिए पुष्पा जी, बेचारा पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ? मैंने पागलों को मुफ्त में खिलाने के लिए ये ढाबा नहीं खोल रखा है। और ये इसके हाथों में क्या है? पुष्पा ने उस पागल के हाथ से मटकी छीन ली। पुष्पा ने जैसे ही उस मटकी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मटकी के अंदर रबड़ी के आकार के हीरे जगमगा रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में पुष्पा की हीरो की मटकी लोहे और कंकड़ की मटकी में बदल गई और वहीं दूसरी तरफ मोहन की मटकी हीरे की रबड़ी में परिवर्तित हो गई। सेठ जी, ये तो हीरे की रबड़ी बन गई है। वो पागल व्यक्ति कोई मायावी व्यक्ति था। मोहन और सुरेश बेहद अमीर हो गए। उन दोनों की अमीरी देखकर पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, एक तो वो पागल आपके मुफ्त में रबड़ी खा गया और हीरे की रबड़ी वो मोहन और सुरेश को दे गया। मुझे लगता है कि उस हीरे की रबड़ी पर आपका अधिकार था। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत कुछ गुंडों को लेकर सुरेश और मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मारपीट करने लगी। कुछ देर बाद वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी, जो कि पुष्पा के ही पक्ष में थी। उस पागल ने जो हीरे की रबड़ी तुम दोनों को दी थी वो मेरी थी। गलती से वो कंकड़ की रबड़ी मुझे देकर चला गया। ये बिल्कुल गलत है। अपना मुंह बंद कर और सीधी तरह से मेरी हीरे की रबड़ी वाली मटकी वापस कर। पुष्पा उन दोनों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ पर वही पागल आ गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लालच अब समाप्त हो गया, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा लालच तो और बढ़ गया है। पुष्पा उस पागल व्यक्ति की आवाज को पहचानती थी। वो उसके पति की आवाज थी, जो कि सालों पहले खो चुका था। गांव वालों 20 साल पहले मोहन के पिता को कोयले की खान में हीरे मिले थे। उस बेचारे ने मुझे अपना समझकर वो हीरे एक रात के लिए मेरे पास रख दिए थे। मेरी पत्नी पुष्पा एक लालची औरत थी। 20 साल पहले एक हादसे में मेरी और मोहन के पिता की जान चली गई। तब से मैं मोहन को ये हीरे देने के लिए तरस रहा था, लेकिन पुष्पा के कारण नाकामयाब रहा और मुझे पता था कि मुझे पुष्पा का लालच ही एक दिन खींच लाएगा। इतना कहकर अचानक वो पागल गायब हो गया। पुलिस ने पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुष्पा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने पुष्पा को उम्र कैद की सजा सुनाई। नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर गांव में रहने आया था। रेखा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी।
लेकिन नितिन के पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण कोई अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर साइकिल से गांव-गांव में बेचने लगा। हमेशा साइकिल से गांव-गांव में चादर और रजाई बेचने के कारण गांव वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बहुत निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप साइकिल से गली गली में घूमते हैं। लेकिन मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपका हाथ बटाऊंगी। अरे भाग्यवान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हारे कमाए हुए पैसों पर नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई और चादर बेचने का काम करता ही रहा। एक दिन पप्पू ने नितिन को चादर और रजाई ले जाने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चादर और रजाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। लेकिन मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चादर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चादर और रजाई दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई मालिक? अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब इसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात सुन लेते तो आपको ये सब नहीं भुगतना पड़ता। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को निराश देखकर रेखा किचन से खीर लेकर आई और कहने लगी, मैंने आज आपकी पसंद की खीर बनाई है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो, कैसी बनी है? नितिन रेखा से खीर लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खीर का व्यापार करने की सोचता है। अरे भाग्यवान, एक बात कहूँ, क्यों ना हम खीर का व्यापार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, लेकिन हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही खीर बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने खीर की दुकान खोल दी। पहले ही दिन उनकी बिक्री बहुत अच्छी हुई। लोग जी भर कर खीर खाते और नितिन को मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जीवन में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप दूध लेकर आइए, हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। रमेश के दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी है, जो रमेश का बहुत अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भैया, आओ, बताओ आज कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी पत्नी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना दाव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था, आज मेरे सामने इतना दाव दिखाकर चला गया। ये दोनों पति पत्नी मेहनत कर रहे हैं। पहले 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन ब दिन मेरे दूध की बिक्री तो अच्छी हो रही है
पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का व्यापार शुरू कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मेरा एक निठल्ला बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है। वो भी तुम्हारे इस व्यापार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, लेकिन मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की बड़ी सी दुकान खोल ली और व्यापार करने लगा। दुकान तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे हैरान होकर बोला, आज ज्यादा ग्राहक नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान के खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे। कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे गांव में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान की खीर मिलावटी है। पूरे गांव में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छिन गए हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम गांव भर में प्रचार करें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर? ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर की विज्ञापन करेंगे और हर जगह पोस्टर और प्रचार करवाएंगे और मिट्टी के बर्तन में उन्हें सामने खीर बनाकर दिखाएंगे। इससे हमारा प्रचार भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की? मैं अभी से ही इसकी सारी व्यवस्था करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में प्रचार किया। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग मिट्टी का खीर देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन के दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतने चाव से खीर खाते हुए देख रेखा ने कहा, इस खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है और हमें ताकत भी देता है और साथ ही साथ कैल्शियम, विटामिन सब दे देता है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या आप भी? रेखा और नितिन का व्यापार पहले से 2 गुना बढ़ गया और रमेश को इसी वजह से अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना भूल ही गए और इधर नितिन और रेखा दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।